आज हम बात करेंगे एक आईपीओ केस स्टडी की। वैल्यूएबल लर्निंग्स आपको जोमेटो की आईपीओ केस स्टडी से मिलता है, वो शायद आज की सिचुएशन से, आज की जो नई केस स्टडीज है उससे आपको ना मिले। लैंडमार्क केस स्टडी जो एक हर एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एस्पायरेंट को पता होनी चाहिए। समझते हैं ऐसा क्या स्पेशल था इस पर्टिकुलर केस स्टडी में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू स्किल्स फाइनेंस। मैं हूं कुलदीप और आज हम बात करेंगे एक आईपीओ केस स्टडी की। वैसे तो जोमेटो के बारे में सब जानते हैं, राइट? एंड जोमेटो को आईपीएल लाइव हुए थोड़ा टाइम हो चुका है। इट केम इन 2021 इन द मंथ ऑफ जुलाई। बट द पॉइंट इज, मैं कोई रीसेंट केस स्टडी भी ले सकता था, जैसे कि स्विगी इसके बाद आया है या एथर एनर्जी अभी रिसेंटली आया था, राइट? बट द पॉइंट इज, जो वैल्यूएबल लर्निंग्स आपको जोमेटो की आईपीओ केस स्टडी से मिलता है, वो शायद आज की सिचुएशन से, आज की जो नई केस स्टडीज है उससे आपको ना मिले। ओके, सो दिस पर्टिकुलर केस ऑफ जोमेटो आईपीओ हैज बीन अ लैंडमार्क केस स्टडी जो एक हर एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एस्पायरेंट को पता होनी चाहिए, आपको समझना चाहिए। बिकॉज यहां से शुरू होती है स्टार्टअप्स पे आईपीओ में घुसने की जर्नी। ओके, कैसे आप एक टेक स्टोरी को इन्वेस्टर्स को प्रेजेंट करो ताकि लोग उसमें बिलीव करें और इन्वेस्ट करें। ये चीज हमने सीखा जोमेटो से, राइट? जोमेटो की केस स्टडी से। इसमें इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ने जो स्ट्रेटेजीज लगाई थी, यहां से सीखकर फिर इसके बाद नाइका, स्विगी और मोबीक्विक, राइट, ये सारे जो आईपीओज आए हैं, राइट, ये सब सक्सेस इसलिए हो पाए हैं बिकॉज जो बेंचमार्क सेट किया गया था वो जोमेटो के केस में किया गया था। तो आइए समझते हैं ऐसा क्या स्पेशल था इस पर्टिकुलर केस स्टडी में, कुछ नंबर्स के साथ, कुछ डायनेमिक्स के साथ। ऑलराइट, सो लेट अस बिगिन Zomato's IPO case study from an investment banker's perspective. So पहले कुछ नंबर्स देख लेते हैं अबाउट जोमेटो, राइट? आप जोमेटो के बारे में जानते होंगे, राइट? आज एटलीस्ट ऐसा कोई भी शायद नहीं होगा जो इस कंपनी के बारे में नहीं जानता है। टुडे दिस कंपनी इज नेम्ड एज इटर्नल, राइट? ये कंपनी का नाम चेंज हो गया है, पर ठीक है, हम इसको जोमेटो ही बोल सकते हैं। अब इटर्नल में और भी चीज़ें हैं, राइट? जोमेटो इसका फूड डिलीवरी सेगमेंट हो गया। अब इसके अलावा यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है, राइट? फिर यहाँ पर ब्लिंकिट है एंड फिर यहाँ पर हाइपर प्योर है, राइट, जो बी टू बी आर्म है। सो देर आर मेनी थिंग्स दैट इज वर्किंग अंडर इटर्नल। अभी रिसेंटली ही जो न्यूज़ आई नॉट न्यूज़, जो नंबर्स आए हैं इस पर्टिकुलर कंपनी में, राइट? ब्लिंकिट ने जो ग्रोथ दिखाया है, तो अभी आप अगर देखो लास्ट 3 to 4 डेज, राइट, इस वीक में ये पर्टिकुलर कंपनी का स्टॉक कितना ज्यादा भागा है। ओके, इट वाज अराउंड 250, इसकी जो स्टॉक की प्राइस थी 250 के करीब थी, आज वो 315 के आसपास पहुंच चुकी है, राइट, इन द लास्ट 3 to 4 डेज। तो कंपनी इज डूइंग वेरी वेल, राइट? पर ठीक है, ये फेज कभी एक अच्छा फेज भी आता है, कभी एक खराब फेज भी आता है। दिस बाय द वे डिस्क्लेमर, दिस इज नो by no means an investment recommendation. Okay, just हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। So let us talk about now Zomato, कि ये कंपनी कैसे शुरू हुई थी और इसके इनिशियल जर्नी क्या थी। So ये शुरू से ही ये कंपनी फूड डिलीवरी बिजनेस में नहीं थी। शुरू में ये कंपनी क्या करती थी? इट वाज इन द बिजनेस ऑफ रेस्टोरेंट डिस्कवरी, यानी कि आप अपने एरिया में कोई रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हो, आप सर्च करते हो कि गुड रेस्टोरेंट्स नियर मी, तो वहाँ पर जोमेटो की वेबसाइट आती थी एंड वहाँ पर आपको कुछ रेस्टोरेंट्स लिस्टेड मिलते थे। वहाँ पर आप उन रेस्टोरेंट्स के बारे में उनका मेन्यू चेक कर सकते थे और आप ये देख सकते थे कि बाकी लोगों ने वहाँ पर क्या फीडबैक दिया हुआ है, राइट? तो वहाँ से ये कंपनी शुरू होती है। दिस स्टार्टेड इन 2008, राइट? मेनी पीपल थिंक दैट जोमेटो आज जो फाउंडर्स हैं वो सक्सेसफुल हैं, बिलियनियर्स हैं, तो इट इज़ नॉट एन ओवरनाइट स्टोरी, राइट? 2008 से आज 2025, राइट, अराउंड 17 years they have spent in the market. उन्होंने चीज को समझा है एंड उसको मास्टर किया है, then they have achieved this particular stage. So this company started from restaurant discovery and then करीब 2015 के आसपास इन्होंने फूड डिलीवरी में एंटर किया है। ओके, जब ये कंपनी आईपीओ के लिए गई तब इट वॉज प्रेजेंट इन मोर देन 24 कंट्रीज, 32 मिलियन से ज्यादा एक्टिव यूजर्स थे इस कंपनी की ऐप के पास when it went for an IPO. So these are some of the numbers. आज ये कंपनी, हालांकि तब इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपांड किया था मल्टीपल कंट्रीज में, पर ऐसा नहीं है कि हर जगह इसको सेम रिस्पॉन्स मिला है, राइट? तो फिर उन्होंने थोड़ा डाउनसाइज भी किया एंड फिर इंडियन मार्केट पर ज़्यादा फोकस किया है। ओके, सो लेट अस टॉक अबाउट व्हाई
2021 was a historic period. आप अगर देखोगे हिस्ट्री में तो 2021 भी अपने आप में पूरी इंडियन आईपीओ मार्केट के लिए एक बहुत ही हिस्टोरिक पीरियड रहा है, बिकॉज इस पर्टिकुलर पीरियड में क्या नंबर्स थे आप देखिए, 1.2 ट्रिलियन इन रुपीज है, ये रिकॉर्ड फंड रेजिंग हुई है मार्केट में। तो आप सोच सकते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए ये एकदम गोल्डन पीरियड रहा होगा, राइट। इतने सारे आईपीओज आए, इतना बड़ा अमाउंट मार्केट से रेस किया गया, तो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ने अच्छी खासी कमीशन निकाली होगी, राइट। सो जब ऐसे पीरियड्स आते हैं मार्केट में, तब ये हर किसी के लिए, स्पेशली फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स के लिए बहुत ही अच्छा टाइम होता है, राइट। एंड ऑफ कोर्स कंपनीज के लिए भी अच्छा टाइम है, बिकॉज उनको कैपिटल मिलना ईजी हो जाता है, राइट। तो वो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को टैप कर पाते हैं। सो 1.2 ट्रिलियन में आपको इसका थोड़ा सा मतलब समझाऊं, 1,20,000 करोड़ रुपए उठाए गए हैं मार्केट से, एंड दैट इज हैपनिंग थ्रू 63 आईपीओज। ओके, एक साल में 63 आईपीओज आना मतलब इट्स अ वेरी बिग थिंग। एंड एट दैट टाइम जो टेक कंपनीज है उसमें 80% तक का प्रीमियम चल रहा था। एंड लेट मी टेल यू, जोमैटो इज नॉट अ फूड कंपनी, ये खाना बनाने वाली कंपनी नहीं है, राइट। सो डोंट टेक इट एज अ फूड कंपनी या फिर एक लॉजिस्टिक कंपनी। यस, दैट इज अ कंपोनेंट ऑफ इट, बट इट इज एट द हार्ट अ टेक कंपनी। ओके, इट इज अ फूड टेक कंपनी। सो उस वक्त 2021 में जो भी टेक कंपनीज थी उनको अच्छा खासा प्रीमियम मिल रहा था मार्केट में, एंड दैट इज व्हाई इट मेड एब्सोल्यूट सेंस कि उस वक्त मार्केट में कूदा जाए फंड रेजिंग करने के लिए, राइट। सो ये था कुछ मार्केट का लैंडस्केप, जिस वजह से जोमैटो को अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला मार्केट में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हु वेर द प्लेयर्स बिहाइंड दिस सक्सेसफुल आईपीओ। ओके, आज एज एक नया कैंडिडेट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जर्नी शुरू कर रहा है, तो उसको अगर आईपीओस के बारे में समझना है या फिर उसको स्ट्रैटेजीज के बारे में समझना है, या आज एज अ प्रोफेशनल भी अगर आप कोई नई कंपनी के लिए आईपीओ लेकर जा रहे हो, तो आपके पास कुछ ऐसे रेफरेंसेस होते हैं ना। हम अगर मान लीजिए आप लॉ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम देखते हैं ना कोई पास्ट में ऐसी कोई केस स्टडी आई हो, कोई डिसीजन आया हो जिसको हम रेफर कर सकें। तो उस तरह से जोमैटो इज वन ऑफ सच केस स्टडीज जिसमें हम स्ट्रैटेजीज को रेफर करते हैं कि उन्होंने तब क्या किया था, जिसमें से आज हम उसको क्या रेप्लिकेट कर सकते हैं, राइट। सो इट इज दैट सक्सेसफुल लैंडमार्क केस स्टडी। सो उस वक्त इन्होंने कौन प्लेयर्स थे और उन्होंने क्या किया। सो इफ यू टॉक अबाउट द लीड मैनेजर, इट हैज बीन कोटक महिंद्रा। सो कोटक महिंद्रा हैज बीन अ लीडर इन द इक्विटी सेगमेंट। ओके, इक्विटी स्पेस में फंड रेजिंग के लिए कोटक हैज बीन अ लीडर, एंड फिर इस पर्टिकुलर केस स्टडी के बाद, ये पर्टिकुलर आईपीओ के बाद, तो इनकी रिस्पेक्ट मार्केट में, रेपुटेशन मार्केट में और भी ज्यादा बढ़ गई है। Some global co-managers, right? Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup, and Credit Suisse, they were also involved. So as you know, जब एक बड़ा फंड रेज होता है, राइट, तो देयर इज अ मिक्स ऑफ डोमेस्टिक प्लेयर्स ऑल्सो एंड इंटरनेशनल प्लेयर्स ऑल्सो। जब ये कंपनी फंड रेज के लिए गई थी, जब इसमें रोड शोज हुए थे, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही इन्होंने रोड शो का मतलब आप समझते हैं, राइट? क्या आप इसका मतलब समझते हैं? रोड शो क्या होता है? रोड शो मतलब जो हम आईपीओ की मार्केटिंग कर रहे हैं, राइट? तो आप क्या करते हो, ये रोड शो वैसे सुनने में ऐसा लगता है कि आपने रोड के साइड में फुटपाथ पर एक स्टॉल लगा दिया और वहां पर आप आईपीओ बेच रहे हो, राइट? जोमेटो ले लो, जोमेटो ले लो। सो इट साउंड्स लाइक दैट, बट द थिंग इज रोड शो इज नथिंग बट अ मीटिंग, ओके, मीटिंग विद द इन्वेस्टर्स। तो जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं, इन्होंने मैनेजमेंट के साथ करीब 20 से ज़्यादा जगहों पर, 20 से ज़्यादा कंट्रीज में इन्होंने अपनी मार्केटिंग की थी, राइट? सो वो यूएस भी गए, वो हांगकांग भी गए, राइट? सो दे वेंट टू लॉट ऑफ प्लेसेस, दे मेट विद लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स, एंड तब जाकर इन्होंने एक सक्सेसफुल आईपीओ लॉन्च किया था। अभी मैं आता हूँ, एंकर इन्वेस्टर्स भी थे, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी थे, राइट? So what was the fee structure? So they got somewhere around 2.4% of the capital raised. That translates to something around 229 crore rupees, right? तो इतनी फीस इनको मिली थी for successfully doing this transaction. All right? एंड यहां से आपको यह भी समझने की जरूरत है कि एक आईपीओ डील में सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट बैंक नहीं होता है, राइट? तो ऐसा नहीं है कि अगर साल में 63 आईपीओज आए हैं तो सिर्फ 63 लोगों को ही काम मिला होगा एक एक करके। द थिंग इज, एक आईपीओ में मल्टीपल बैंक्स इन्वॉल्व होते हैं, बिकॉज मल्टीपल बैंक्स प्ले मल्टीपल रोल्स, ओके? कोई मार्केटिंग देख रहा है, कोई कोऑर्डिनेशन देख रहा है, राइट? कोई
अपना नेटवर्क लेकर के आ रहा है. सो दिस इज हाउ एंड दिस इज वाई वी एम्प्लॉय मल्टीपल बैंक्स, कि हमको हर एक बैंक का एक्सपर्टीज चाहिए, राइट. उस वाले बैंक के पास ये वाले स्पेशल इन्वेस्टर्स का नेटवर्क है तो मैं उसको ऑनबोर्ड कर लूंगा. इस वाले बैंक के पास डोमेस्टिक मार्केट में बहुत अच्छा नेटवर्क है, राइट. इसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत स्ट्रांग है, तो इस केस में आईसीआईसीआई बहुत अच्छा है, राइट. तो मैं उसको भी ऑनबोर्ड कर लूंगा. कोटक का ये तो इक्विटी में लीडर है, तो इनको तो लीड मैनेजर बना दो, राइट. तो इस तरह से मल्टीपल बैंक्स को ऑनबोर्ड किया जाता है. फाइन. अगर आप ने अभी इस चीज को नहीं समझा है तो आप पूरी आईबी सीरीज को शुरू से देखिए, ये सब चीजें मैंने एकदम डिटेल में समझाई है. ऑलराइट, सो लेट्स मूव अहेड. लेट अस नॉट टॉक अबाउट जोमैटोज बिजनेस मॉडल, राइट. ऑफ कोर्स जब आप एक कंपनी का आईपीओ लेकर के आ रहे हैं तो आपको उस कंपनी के बिजनेस मॉडल को अच्छे से समझना पड़ता है. सो फर्स्ट इज द कमीशन फीस, ऑफ कोर्स, राइट. जो ऑर्डर्स प्लेस किए जा रहे हैं मार्केट में तो उस पर करीब 15 से 25% पर ऑर्डर इनको मिलता है, राइट. सो दैट इज देयर कोर रेवेन्यू स्ट्रीम. उसके अलावा वो हर कस्टमर से भी डिलीवरी फीस चार्ज करते हैं, राइट. ये आजकल आप देखते होंगे. इनफैक्ट सिर्फ डिलीवरी फीस नहीं है, आजकल तो बहुत सारी फीस है. हैंडलिंग फीस भी है और ये बारिश वाली फीस भी है, राइट. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स. देन सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू. सो जोमैटो प्रो के सब्सक्रिप्शन से भी इनको एक सर्टेन परसेंटेज रेवेन्यू आता है, पर वो इतना बड़ा नहीं है. एंड देन एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू इज ऑल्सो देयर, राइट. सो सम प्रमोशंस कैन ऑल्सो बी डन ऑन द प्लेटफॉर्म, राइट. तो एक लिस्ट आ जाती है, जैसे कि आप पिज्जा जा रहे हो तो आप पिज्जा की कैटेगरी पे जाते हो, यू क्लिक ऑन दैट एंड देन देयर इज अ लिस्ट ऑफ रेस्टोरेंट्स दैट अपीयर. तो उसमें हो सकता है एज अ रेस्टोरेंट मैं पे करके प्रमोट करके खुद को ऊपर भी शो कर सकता हूँ, राइट. सो दैट काइंड ऑफ प्रमोशन कैन ऑल्सो बी डन. सो दैट सर्व्स एज अ एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू फॉर जोमैटो. ऑलराइट, तो ये कुछ रेवेन्यू के लाइन आइटम्स है. पर्टिकुलरली जोमैटो जो फूड वाला सेगमेंट है हम उसकी बात कर रहे हैं, राइट. अब तो आप बात कर सकते हो भाई इस कंपनी में इटर्नल में, राइट, ब्लिंकिट भी आ गया है. हालांकि ब्लिंकिट अभी तक तो प्रॉफिटेबल नहीं है तो वहाँ पे इनको कैश बर्न ही करना है. फिर हाइपर प्योर है जो B2B इनका आम है, वो भी उसमें भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें उन्होंने की है, राइट. अगर आप उसको डिटेल में स्टडी करोगे यू विल फाइंड दैट रेस्टोरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हाइपर प्योर ने बहुत सारे पेन पॉइंट्स को एड्रेस किया है एंड इट इज एक्चुअली सॉल्विंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर देम. ओके, एंड फॉर डिस्ट्रिक्ट ऐप इज ऑल्सो ग्रोइंग. तो ये सब नंबर्स अभी जो इनके रिसेंट कॉन कॉल्स होंगे उसमें आप देखना आपको मिलेंगे. अब बात करते हैं सम की फाइनेंशियल मैट्रिक्स एट आईपीओ. अभी हम वापस से 2021 में चलते हैं. ओके, हम आईपीओ के टाइम की बात करते हैं. सो एट दैट टाइम 60% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ डिस्पाइट पेंडेमिक. तो 2021 आपको पता है कोरोना ने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया था, बट एक्चुअली जो एक डिजास्टर था मैक्सिमम बिजनेसेस के लिए, राइट, स्पेशली एयरलाइंस इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, इन लोगों के लिए ये डिजास्टर था. वही चीज इस टेक कंपनी के लिए क्या बन गया? ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बन गया. कैसे भाई? लोग फंसे हुए हैं अपने घरों में, राइट, उनको खाना चाहिए, अब बाहर जा नहीं सकते, निकल नहीं सकते, तो उनको क्या ऑप्शन दिखा? भाई जोमैटो स्विगी डाउनलोड करो, राइट. तो उनको ये ऑप्शन दिखा. और दूसरी तरफ से रेस्टोरेंट इंडस्ट्री भी बिल्कुल तहस हो गई थी, तहस महस हो गई थी, राइट. तो उनको क्या ऑप्शन दिखा कि भाई हम कस्टमर्स को तो बुला नहीं सकते हमारे प्रीमाइसेस में, पर हम उनको सर्व कर सकते हैं. एटलीस्ट हमारा किचन चालू रहेगा तो हमारा जो खर्चा है वो निकलते रहेगा, राइट. तो किचन चालू रखने का ऑप्शन क्या था कि भाई जोमैटो पे खुद को लिस्ट कर दो ताकि हम यहां से अपना खाना बेच सके, राइट. तो उससे उन्होंने अपना खर्चा निकाला एंड दिस हैज बीन अ लाइफ सेवर. अगर ये नहीं होता तो शायद काफी रेस्टोरेंट्स बंद हो जाते, राइट, काफी बिजनेसेस को लॉस हो जाता. तो इसके जरिए एटलीस्ट उन्होंने अपना खर्चा मीट किया एंड दे वर एबल टू सर्वाइव. सो डिस्पाइट पेंडेमिक, इनफैक्ट ये डिस्पाइट पेंडेमिक है, मुझे तो ये बोलना चाहिए कि पेंडेमिक ने इनको फायदा पहुंचाया, राइट. सो 60% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ. देन कंट्रीब्यूशन मार्जिन -47% से -15% पे आ गया, मतलब इंप्रूव हो गया. कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होता है आप जानते होंगे? कंट्रीब्यूशन इज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. तो मतलब ये नेगेटिव है, इसका मतलब ये कि तब तक जब ये आईपीओ आया तब तक कंपनी अपना कंट्रीब्यूशन यानी कि वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं कर पा रही थी. ओके, तो नंबर्स मतलब सारे लॉस में ही थे. आप ये मत सोचना कि मैं कंपनी को नेट प्रॉफिट के बेसिस पे वैल्यू कर दूं या फिर मैं एबिटा के बेसिस पे वैल्यू कर दूं. तो ये सारे नंबर्स उस टाइम पर नेगेटिव थे, एवरीथिंग वाज नेगेटिव. तो जो ट्रेडिशनल डीसीएफ मेथड आपके दिमाग में चल रहा होगा वो यहाँ पर थोड़ा सा आपको पॉज लगाना पड़ेगा. पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि भैया एबिटा पॉजिटिव होगा कब,
राइट, बिकॉज कैपेक्स भी कर रही है कंपनी, तो FCFF पॉजिटिव आएगा नहीं आएगा, कब से आएगा, ये चीज अगेन सोचने वाली बात है, राइट. सो दिस हैज बीन अ चैलेंजिंग थिंग टू डू वैल्यूएशन ऑफ दिस कंपनी. ये इतना आसान नहीं था. ओके, फिर मार्केट की बात करते हैं. एक जो पॉजिटिव पॉइंट वहां पर निकल कर आया दैट ये जो फूड इंडस्ट्री है, दिस इज मोर देन 110 बिलियन. एंड इसमें जो फूड डिलीवरी वाला जो सेगमेंट है, जो ऑनलाइन ऑर्डर करके आप मंगा रहे हैं, उसमें पेनिट्रेशन कितना था, सिर्फ 8 to 9%. मतलब ये नंबर तो फॉर श्योर था कि ये चीज तो बढ़ेगा आगे चलकर, राइट. सो दिस वर्कड इन फेवर ऑफ दिस कंपनी. ओके, लेट्स टॉक अबाउट द आईपीओ स्ट्रक्चर कि इस आईपीओ में क्या नंबर्स थे. फर्स्ट, इफ यू टॉक अबाउट द इशू स्ट्रक्चर विच इज वेरी क्रूशियल, तो इसमें 9,000 करोड़ का फ्रेश इशू था. एक कंपनी फ्रेश इशू कब ज्यादा लेकर के आती है, जब उसको पैसा चाहिए ग्रोथ के लिए. एंड ऑब्वियस सी बात है, कंपनी को अभी तो बहुत ज्यादा ग्रो करना था. ये तो अभी शुरू में तो मेट्रो सिटीज में ही आए थे, राइट. फिर धीरे धीरे इन्होंने एक्सपांड किया है, धीरे धीरे यूजर्स बढ़ाए हैं, धीरे धीरे इन्होंने रेस्टोरेंट्स को ऑनबोर्ड किया है, धीरे धीरे इनके डिलीवरी पार्टनर्स भी बढ़े हैं, राइट. सो उसके लिए इनको बहुत मैसिव एक्सपांशन की जरूरत थी, जिसके लिए इनको बहुत ज्यादा कैपिटल चाहिए था. सो दे रेज्ड अ लॉट ऑफ मनी विथ फ्रेश इशू. एंड इसमें कितना OFS था, ऑफर फॉर सेल था, सिर्फ 375 करोड़, 4% का. ओके, मतलब टोटल आईपीओ का इशू का साइज क्या है, 9375 करोड़, जिसमें 9,000 करोड़ कहां जा रहा है, कंपनी के ही बैंक अकाउंट में जा रहा है. एंड लेट मी टेल यू, एक इन्वेस्टर के लिए ये बाइफर्केशन बहुत ही जरूरी होता है. इससे मार्केट का सेंटिमेंट डेवलप होता है कि अगर लोग सिर्फ ऑफर फॉर सेल करके निकल जाए, इसका मतलब हम कैसे देखते हैं आईपीओ को, कि सिर्फ एग्जिस्टिंग जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना स्टेक बेचकर निकलना चाह रहे हैं. अब मैं आपको एक आईपीओ की बात बताता हूं, Hyundai. ये आप सब रास्ते में बाहर निकलते हो तो Hyundai की गाड़ियां हर तरफ देखते हो, राइट. इट इज अ वेरी बिग प्लेयर इन द इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री. बट जब इस कंपनी का आईपीओ आया, तो क्या रिटेल इन्वेस्टर्स में क्या बहुत ज्यादा कोई एक्साइटमेंट था कि यार मेरे को Hyundai का आईपीओ में पार्टिसिपेट करना है? द आंसर इज नो, राइट. आपको कोई बहुत ज्यादा हाइप या वैसी एक्साइटमेंट देखने को नहीं मिली. हुई क्यों नहीं मिली? बिकॉज वो क्या था, वो OFS था, राइट. इसके जो पेरेंट कंपनी है वो बस अपना स्टेक सेल कर रही है और मार्केट में फ्लोट कर रही है, बस इतनी सी बात है, राइट. तो पीपल वर नॉट वेरी मच एक्साइटेड अबाउट दैट आईपीओ. पर जब एक कंपनी खुद के लिए, खुद की ग्रोथ के लिए पैसा रेस कर रही होती है, तो हमको उसमें इन्वॉल्वमेंट दिखता है कि मेरा पैसा लगकर कंपनी ग्रो करेगी, राइट. सो वहां इन्वेस्टर्स ज्यादा एक्साइटेड होते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, रेदर देन जहां पर OFS ज्यादा होता है. अभी स्विगी के केस में द नंबर वॉज ऑलमोस्ट 40-50% जैसा था. मतलब जितना OFS में जा रहा है वो करीब 40 to 50% के बीच में था ऑफ द टोटल इशू साइज. पर ठीक है, वो कंपनी थोड़ा बाद में भी तो आई है, राइट. फिर प्राइसिंग स्ट्रेटेजी की अगर बात करें, इट वाज द प्राइस बैंड वाज केप्ट बिटवीन 72 to 76 पर शेयर. एंड इस कंपनी की वैल्यूएशन निकल कर आई थी करीब 64,365 करोड़ की. एंड ये कंपनी को ज्यादा टाइम नहीं लगा था, ये 64,000 से 1 लाख करोड़ पहुंच गए थे. ओके, फिर एलोकेशन की अगर बात करें तो एलोकेशन कोटा था 75% QIBs में, 15% NIIs नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और 10% रिटेल में. अब आप ये भी समझना कि जब आप एक लॉस मेकिंग कंपनी को मार्केट में उतार रहे हो, तो क्या आप बहुत ज्यादा भरोसा रिटेल की तरफ दिखा सकते हो? नहीं, राइट. रिटेल को समझाना थोड़ा सा मुश्किल होगा. QIBs वो चीजों को पूरा अच्छे से डिटेल में समझेंगे, राइट. ग्रोथ पोटेंशियल देखेंगे, स्केलेबिलिटी देखेंगे, एंड शायद वो लॉस के नंबर के बियॉन्ड जाकर भी इन्वेस्ट करने जाएंगे. तो ज्यादातर एलोकेशन कहां देखने को मिल रहा है भाई, हम रिलाई कर रहे हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ कि एक लॉस मेकिंग कंपनी का आईपीओ, जो कि वन ऑफ द फर्स्ट इन द इंडस्ट्री है, वो मार्केट में उतरे और बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाए. तो हम किस पर डिपेंड कर रहे हैं? हम डिपेंड कर रहे हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के साथ, जिनके साथ हमने घूम घूम कर रोड शोज किए, ओके, उनको समझाया है, उनको कन्विंस किया है, राइट. सो वी हैव नॉट सोल्ड अ बैलेंस शीट हियर. बैलेंस शीट में दिखाने के लिए हमारे पास था क्या, राइट. P&L में क्या दिखा रहे हो आप इन्वेस्टर्स को? कुछ नहीं है दिखाने के लिए, इट्स जस्ट रेवेन्यू. बट हमारे पास दिखाने के लिए क्या था? वी हैड अ टेक स्टोरी, वी हैड अ स्केलेबिलिटी, वी हैड अ मार्केट, राइट, वी हैड द पोटेंशियल. सो दैट वाज सोल्ड. एंड इसीलिए
तो ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेटेजी रहती है कि हमको एलोकेशन किसको ज्यादा करना चाहिए, किसको कम करना चाहिए, ठीक है। एंड वैल्यूएशन भी अगर मैं बात करूं, जो प्राइसिंग रखी गई थी वो बहुत ही स्ट्रेटेजिकली रखी गई थी ताकि कुछ वैल्यू टेबल पर छोड़ी जा सके, ताकि जब इन्वेस्टर इसको खरीदे और जब शेयर लिस्ट हो तो उसको थोड़ा सा अपसाइड पोटेंशियल दिखे, ताकि मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बने। एंड लेट मी आस्क यू अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज अ सक्सेसफुल आईपीओ? एक सक्सेसफुल आईपीओ क्या होता है? जिस दिन मेरा आईपीओ लिस्ट हो रहा है, ओके, जो लिस्टिंग डे है, उस दिन मैं अगर आपसे यह कहूं कि मेरा स्टॉक डबल हो गया। अब वैसे तो देखिए प्राइसिंग कैप्स रहते हैं, राइट, एक अपर कैप रहता है, पर चलिए एक दिन में हो, चाहे अपर कैप लगने के बाद अगले दिन हो, जैसा कि ओला इलेक्ट्रिक के केस में हुआ था, राइट, लगातार अपर सर्किट लग रहा है और शेयर भागे जा रहा है, पर उसके बाद फिर जैसे ही मार्केट स्टेबल हुआ उसके बाद से शेयर गिरना शुरू हो गया था। पर ठीक है, नॉनदलेस जो भी रीजन है, लिस्टिंग डे पे या 1 से 2 दिन में मान लीजिए स्टॉक डबल हो जाता है, ओके, 100% का अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिलता है। अब मेरा आपसे सवाल यह है, इज इट अ सक्सेस स्टोरी? क्या एक इन्वेस्टमेंट बैंकर इस आईपीओ को सक्सेसफुल बोलेगा अगर आपका जो आईपीओ वाला शेयर है वो 100% से ज्यादा बढ़ जाता है ऑन द लिस्टिंग डे, या 1 से 2 दिन, 2 से 3 दिन के अंदर में? बताइए, क्या लगता है आपको? वेल, दिस इज अ थॉट फॉर यू, आप सोचना इस बारे में। पर मैं आपको एक एंगल बता दूं यहां पर, अगर आप इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो, राइट, अगर अभी आप एक स्टूडेंट हो तो शायद आप सिर्फ इस एंगल से ही सोच पा रहे हो, तो यहां से तो आपको बिल्कुल ये लग रहा है कि यार ये तो एकदम सॉलिड अपॉर्चुनिटी थी, राइट, ये तो एकदम सबसे अब तक का सबसे सक्सेसफुल आईपीओ होगा। अगर किसी आईपीओ में आप पैसा लगाते हो और वो 2-3 दिन के अंदर में डबल हो जाता है, या इनफैक्ट कई में तो 100% से ज्यादा भी हो जाता है। मैं एसएमई आईपीओ की तो बात नहीं करूंगा, उसमें तो पता नहीं कितने टाइम्स हो जाता है। ओके, सो द पॉइंट इज, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सक्सेसफुल है, पर एक इन्वेस्टमेंट बैंकर के नजरिए से या फिर कंपनी के नजरिए से क्या ये सक्सेसफुल है? द आंसर इज नो, नॉट एट ऑल। क्यों? बिकॉज फिर आपने बहुत ज्यादा वैल्यू टेबल पे छोड़ दी। मतलब एक आप इन्फो एज की बात करते हैं, ओके, इन्फो एज ने जोमैटो में इन्वेस्ट किया एकदम अर्ली स्टेजेस में, जब कंपनी में कुछ है ही नहीं, राइट, तब इन्होंने पैसा दिया ये सोचकर कि जब ये कंपनी आईपीओ में जाएगी तो यार हमको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, राइट। पर जब कंपनी आईपीओ पे जा रही है तो इन्होंने 72 टू 76 पे लिस्ट किया। अगर ये मान लो 100% से ज्यादा का लिस्टिंग डे पे प्रीमियम दिखा रहा है, इसका मतलब ये है कि मार्केट रेडी था कि हम भाई इसको 150 पे भी खरीद लेंगे, मार्केट रेडी था कि हम इसके डबल प्राइस पे भी खरीदने को तैयार है, पर मैंने यानी इन्वेस्टमेंट बैंकर ने इसको आधे दाम पे बेच दिया। तो बताइए इन्फो एज खुश होगा या नाखुश होगा? बिल्कुल, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है वो तो बहुत ही निराश होंगे, राइट। जो फाउंडर्स हैं जिन्होंने इतनी साल मेहनत की कि हम आईपीओ में कुछ कमाएंगे, राइट, हमारी कुछ वेल्थ बनेगी, राइट, तो ये वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी होती है आईपीओ इनके लिए भी, राइट। तो फाउंडर्स भी बहुत निराश होते हैं, यार मेरा तो आज वेल्थ डबल हो सकता था पर वो आधा हो गया। सो फ्रॉम दैट एंगल ये बहुत अच्छा सिनेरियो नहीं होता है। ओके, इन्वेस्टमेंट बैंकर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसमें गलती क्या देखते हैं कि हमारी मार्केट की सेंटिमेंट को समझने में हमसे कोई भूल हो गई, हमसे चूक हो गई, राइट। मार्केट रेडी था ज्यादा पे करने के लिए पर हम उसको समझ नहीं पाए। ओके, तो वैल्यूएशन जब आप कर रहे हो, जब आप रोड शोज कर रहे हो, जब आप ये एनालिसिस कर रहे हो, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, ठीक है। तो ये बेस्ट सिचुएशन नहीं होती। बेस्ट सिचुएशन वही होती है कि लिस्टिंग डे वाले दिन भाई हमारा शेयर जो है ग्रीन में लिस्ट हो जाए। हाँ, थोड़ा अपसाइड पोटेंशियल बिल्कुल होना चाहिए ताकि रिटेल और हर कोई खुश रहता है। अगर थोड़ा सा ग्रीन में मार्केट खुलता है तो हर कोई खुश रहता है। एंड थोड़ा ग्रीन मतलब वो डिपेंड करता है, वो 20 भी हो सकता है, वो 30 भी हो सकता है, राइट। बट दीज काइंड ऑफ परसेंटेजेस वेरी वेल डन। पर वो डबल हो जा रहा है, ट्रिपल हो जा रहा है, ये बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं होती है, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स क्या लिस्टिंग डे वाले दिन अगर स्टॉक नीचे खुलता है, नेगेटिव में खुलता है, तो अच्छी बात है? तो वो तो फिर ऑब्वियसली अच्छी बात नहीं है, राइट। तो इसका मतलब आपने अपने स्टॉक को बहुत ज्यादा प्रीमियम पे छोड़ दिया था, राइट। सो
आई होप आपको थोड़ा सा यहाँ से माइंडसेट आपका क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज कॉल्ड अ सक्सेसफुल आईपीओ फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट बैंकर्स पर्सपेक्टिव। आइए अब वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं। सो व्हाट वाज द वैल्यूएशन अप्रोच? आप समझ पा रहे होंगे कि डीसीएफ में क्या चैलेंजेस थे। अगेन वो कैश फ्लो वाले चैलेंजेस थे। आप, हाँ, ऐसा नहीं कि डीसीएफ नहीं कर सकते थे, तो आपने जो फोरकास्ट किया है कैश फ्लोज को, वो आपको बस थोड़ा बहुत वहां पर कन्विक्शन होना पड़ेगा कि भाई कंपनी का जो कैश फ्लोज है इस ईयर से पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। उसके बाद आप डीसीएफ भले ही कर सकते हो। पर हम यहाँ बात करते हैं कॉम्स एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इंडिया में क्या 2021 में और प्लेयर्स थे जो फूड स्पेस में, टेक स्पेस में एक स्टार्टअप आया हो और उसको देख करके हम वैल्यूएशन कर सके? नहीं। आज स्विगी का वैल्यूएशन करना इजी क्यों था? बिकॉज हमारे पास एक बेंचमार्क रेडी है, जोमैटो, राइट। और भी बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं। बट अगर मैं जोमैटो की बात करूं तो तब क्या इतनी कंपनीज थी? कोई कंपनी था, इंडिया में कोई प्लेयर था ही नहीं। तो जब आपको इंडिया में कोई प्लेयर नहीं मिल रहा है, कोई पीयर नहीं मिल रहा है, तो आप क्या कर सकते हो? आप बाहर के मार्केट में जाओगे कि भाई बाहर कंपनीज को किस तरह से वैल्यू किया जा रहा है। तो डोरडैश कहाँ का प्लेयर है? ये यूएस का प्लेयर है। तो वहां पर इन्होंने देखा भाई ईवी अपॉन रेवेन्यू कितना है? 18x। अगेन हम ईवी अपॉन रेवेन्यू को ही इज्जत दे रहे हैं। देखिए, ईवी अपॉन एबिटा को नहीं, ईवी अपॉन एबिटा को नहीं दे रहे। क्या मैं पी रेशियो यूज कर सकता हूं, जिसको हम वैल्यूएशन के लिए बहुत ही कैजुअली यूज कर लेते हैं? तो ये सब रेशियोज तो यहां पर यूज ही नहीं हो पाएंगे, राइट, बिकॉज सब तो नेगेटिव है। तो हम ईवी अपॉन रेवेन्यू यूज कर रहे हैं। सो डोरडैश की अगर बात करें तो यूएस के मार्केट में देखा भाई ये 18x पे लिस्ट हुआ। फिर डिलीवरी हीरो, ये जर्मनी की कंपनी है, ये 15x पे हो रहा है। ये मीतुआन, ये चाइना की है, ऑफकोर्स नाम से समझ में आ रहा है, तो ये 13x पे हुआ। पर जोमैटो को कितने पे लिस्ट किया जा रहा है? 29x पे। 29x पे जोमैटो की प्राइसिंग की जा रही है। तो ये वैसे तो महंगा है, राइट। अगर हम स्ट्रेट फॉरवर्ड देखें तो भाई प्रीमियम बहुत ज्यादा चार्ज किया जा रहा है जोमैटो के केस में भी। तो लोग क्यों इन्वेस्ट करेंगे? इन्वेस्टर्स क्यों पैसा देंगे? बिकॉज ऑफ टू रीजंस। पहला रीजन, इंडिया का मार्केट, इंडिया की जो ग्रोथ है इस पर्टिकुलर मार्केट की, दैट वाज हायर देन दोज मार्केट्स। उन मार्केट में जिस तेजी से मार्केट ग्रो हो रहा था, उससे कहीं ज्यादा तेजी से इंडिया का मार्केट ग्रो हो रहा था। तो ये एक प्रीमियम को जस्टिफाई कर रहा था। दूसरा, जोमैटो की मार्केट डोमिनेंस। अब जोमैटो मार्केट का लीडर है, इसको कोई हिलाने वाला था नहीं, ओके। स्विगी के पास रिलेटिवली कम रेस्टोरेंट्स थे, रिलेटिवली कम डिलीवरी पार्टनर्स थे, रिलेटिवली कम यूजर्स थे, राइट। जोमैटो के पास उससे कहीं ज्यादा यूजर्स थे। सो इट हैड अ मार्केट डोमिनेंस। बिकॉज ऑफ दीज रीजंस जोमैटो को यहां पर प्रीमियम वैल्यूएशन किया गया। उसके बाद भी लोग खरीदने को तैयार है। एंड मैं आपको बताता हूं कि क्यों। जब एक टेक कंपनी मार्केट में आ रही है, एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि एक तो मैं स्केप्टिकल हूं कि यार अगर मैं रिटेल इन्वेस्टर की बात करूं जो शायद छोटा पैसा लगा रहा है, 1 लॉट 2 लॉट में लगा रहा है, तो वो तो यूजुअली कंपनी का नंबर्स देखते ही भाग जाएगा, भाई ये तो टाइम बॉम्ब है, इससे दूर रहो, बिकॉज लॉस है, पता नहीं कल क्या होगा। मैं आज पैसा लगा दूं, कल स्टॉक गिर जाएगा, मेरा पैसा डूब जाएगा। तो एक तो वो एंगल हो सकता है इन्वेस्टर का। दूसरा एंगल क्या था, मैं आपको बता रहा हूं क्यों लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया। उसके पीछे का रीजन ये था, आज मेरा एक मान लीजिए सब्सटेंशियल पोर्टफोलियो है, एंड मार्केट में मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि यार ये एक ऐसा स्टॉक आ रहा है जोमैटो, जिसमें जो शायद चल भी जाए, बहुत चल गया तो बहुत ज्यादा चल सकता है, बहुत अच्छे रिटर्न दे सकता है, और या शायद डूब भी जाए। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि यार अपने पोर्टफोलियो का एक छोटा सा परसेंटेज जरूर मैं इसमें एलोकेट करूं, कि इसको मैं एक बेट की तरह ले लूंगा, या तो चल गया या तो डूब गया, ठीक है। तो मैं मान लीजिए सोच लिया कि मैं 2% 5% अपने जो पूरा पोर्टफोलियो है इसका इसमें लगा दूं। एंड एक्चुअली इन्वेस्टर्स ने ये किया कि उन्होंने इसमें एक बेट लिया कि अगर ये चल जाए, बिकॉज इस पर्टिकुलर सेक्टर में, स्टार्टअप्स में, क्या और ऐसी और कोई टेक कंपनी है जिस पर हम इतना ज्यादा स्केलेबिलिटी और इतना ज्यादा पोटेंशियल देख पा रहे हैं? मेरे पोर्टफोलियो में तो ऐसी है और कोई कंपनी थी नहीं, राइट। तो फिर इस पर ही आपको रिलाई करना पड़ेगा। तो इसीलिए लोगों ने इस पर बेट किया। फाइन, तो ये तो हो गया
कि वैल्यूएशन कैसे हुआ। अब एंकर इन्वेस्टर्स की बात करते हैं, मतलब एकदम दिग्गज इन्वेस्टर्स इसमें बात कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए भी तो लोग इसमें लगाएंगे ना पैसा। कौन है इसमें? टाइगर ग्लोबल है, फिडिलिटी है, ब्लैक रॉक है, मतलब जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो सब इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड एंकर इन्वेस्टर्स कौन होते हैं आपको पता है? जब आईपीओ खुलता है, आप जिस दिन इन्वेस्ट करोगे एज एन रिटेल इन्वेस्टर, उससे एक दिन पहले ये लोग इन्वेस्ट कर चुके हैं। उससे एक दिन पहले आपके पास न्यूज आ जाती है, बिल्कुल पब्लिकली डिस्क्लोज होता है कि एंकर इन्वेस्टर कौन थे एंड उन्होंने कितना इन्वेस्टमेंट किया है। तो आपको वहां से पता चलता है कि भाई ये लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं आपके स्टॉक में। एंड ये लोग कौन होते हैं? ये लोग आपके जो QIBs का परसेंटेज कितना था एलोकेशन? 75% था ना। तो उसी में से हम कुछ इन्वेस्टर्स को पहले ही पैसा रेस करवा लेते हैं एंकर इन्वेस्टर्स के जरिए, बिफोर इवन द IPO स्टार्ट्स। हमारा टाइमलाइन तो खुला ही नहीं अभी तक, तो उससे पहले ही ये लोग इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इससे फिर मार्केट में एक सिग्नल चला जाता है, यार ये दिग्गज प्लेयर्स ऑलरेडी इसमें एंटर कर चुके हैं। तो अब मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट बन रहा है कि यार अपने को भी इसमें शायद लगाना चाहिए, राइट। अब ये लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कुछ देखकर कर रहे होंगे। तो यू कैन सी 4196 करोड़ वाज रेज्ड फ्रॉम 186 इंस्टीट्यूशंस। तो आउट ऑफ 9375 IPO साइज कितना है? 9375 करोड़ का। उसमें से इतना तो ये IPO खुलने से पहले ही उठा चुके हैं। सल्यूट टू द इन्वेस्टमेंट बैंकर्स एंड देयर नेटवर्क कि उन्होंने इतना पैसा पहले ही रेज करवा दिया। ओके, तो आप समझ सकते हैं कि QIBs वाला जो कोटा है वो तो लगभग काफी हद तक यहीं से पूरा हो गया, राइट। उसके बाद थोड़ा सा NIS का बचा और थोड़ा सा रिटेल का बचा, तो वो तो IPO वाले दिन तक हो ही जाना था। एंड इनफैक्ट एक्चुअली हुआ भी। क्या सिर्फ सब्सक्रिप्शन पूरा हुआ? जी नहीं, ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ, दबाकर सब्सक्रिप्शन आए। एंड व्हाट वाज द लिस्टिंग आउटकम? द लिस्टिंग आउटकम वाज कि जब ये स्टॉक लिस्ट हो रहा है मार्केट में, तो 72 से 76 का रेंज था, राइट, प्राइस बैंड। लिस्ट कितने पे हो रहा है? 116 पे, 52% प्रीमियम टू द IPO प्राइस। सो मतलब एकदम लिस्टिंग गेन्स मिले हैं, राइट। दबाकर कितना? 7800 का गेन हुआ है पर लॉट। तो मतलब जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया होगा या HNIs ने भी इन्वेस्ट किया होगा, वो तो एकदम बहुत ज्यादा खुश हुए होंगे, राइट। एंड द मार्केट कैप पीक वैल्यूएशन पोस्ट लिस्टिंग, एज आई सेड कि जब IPO की वैल्यूएशन हो रही थी तब 64,000 करोड़ की वैल्यूएशन थी, पर उसके बाद लिस्ट होने के बाद ये इमीडिएटली, मतलब नॉट इमीडिएटली, मतलब कुछ टाइम में ही 1 लाख करोड़ इसने पार कर दिया था। ओके, एंड the reason why Zomato is seen as a landmark case study, because ये सक्सेस स्टोरी जिसमें हम ये देख रहे हैं कि एक लॉस मेकिंग कंपनी, सब कुछ लॉस में है, कोई प्रॉफिट दूर दूर तक नहीं दिख रहा है, एक वैसी कंपनी मार्केट में आती है और इतना प्रीमियम ले करके इन्वेस्टर्स को मालामाल कर जा रही है। तो इससे एक बेंचमार्क सेट हो गया, एक रेफरेंस सेट हो गया। इसके बाद जो भी स्टार्टअप्स को आना था मार्केट में, उनके लिए फिर चांदी चांदी हो गया, राइट। सोना सोना हो गया, मैं तो बोल सकता हूं। इट ओपन फ्लड गेट्स फॉर नाइका, पेटीएम, पॉलिसीवेयर। जोमेटो आया जुलाई में एंड पेटीएम आया शायद नवंबर में, राइट, सेम ईयर। हालांकि पेटीएम वॉज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, उसको हम सक्सेस स्टोरी में नहीं गिन सकते, ओके, बिकॉज देयर वेयर सम मिस्टेक्स इन दैट। आप मुझे कमेंट्स में बताना इफ यू वांट अ केस स्टडी ऑन दैट, ओके। पर आज हम सक्सेस स्टोरी की बात कर रहे हैं, सो दैट वाज वन ऑफ द रीजंस। फाइन, फिर अब आ जाते हैं लेसन्स एंड टेकअवेज की तरफ कि हमको इससे क्या सीख मिलती है। फर्स्ट थिंग, स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग। आप यहां पर इन्वेस्टर्स का फोकस शिफ्ट कर रहे हो कि डोंट जस्ट लुक एट द बैलेंस शीट। एंड ये पहली बार किया जा रहा है, ये पहली बार किया जा रहा है। इससे पहले हमने कभी मार्केट में ऐसा देखा नहीं था कि आप बैलेंस शीट को मत देखो, आप हमारे लॉसेस पर मत जाओ, आप जाओ हमारी ग्रोथ की तरफ, मेरा ग्रोथ पोटेंशियल देखो। ये कंपनी का रेवेन्यू 2021 मार्च में जो नंबर्स थे, दैट वाज लेस देन 2000 करोड़, लेस देन 2000 करोड़, मतलब करीब रफली 2000 करोड़ का रेवेन्यू था। सेल्स की बात कर रहा हूं इन 2021। आज ये कंपनी का रेवेन्यू कितना है 2025 में? करीब 20,000 करोड़ से ज्यादा, 20,000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू है इस कंपनी का आज, 10 गुना।
तो ये जो स्केलेबिलिटी है, ये इसकी हम बात कर रहे हैं। ये हम एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि आप इसको देखो, राइट। दूसरी चीज, एंड लेट मी टेल यू, ये इतना मुश्किल क्यों था, राइट। आप बोल सकते हो हाँ सर ये तो मैं समझा सकता हूं किसी को कि इसमें ग्रोथ है इसीलिए आप इसको सब्सक्राइब करो, पर क्या ये दिखाने के लिए मेरे पास कोई रेफरेंस पॉइंट था इंडिया में? जी नहीं। यूएस में हमने ये चीज बहुत देखी है, राइट। अमेजॉन हो, नेटफ्लिक्स हो, सब लॉस में आए हैं और लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, पर इंडिया में क्या हमारे पास ऐसा कोई प्रेसिडेंस था जिसको देखकर हम लोगों को समझा चुके देखो ऐसा होता है? लोग नहीं मानेंगे, राइट। तो फर्स्ट टाइम ये चीज ट्राई की गई और सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया गया, दैट इज द सक्सेस स्टोरी, ओके। तो हम उनको ग्रोथ दिखा रहे हैं, हम इन्वेस्टर्स को ये बता रहे हैं कि भाई जो मार्केट है वो किस तरह से ग्रो करने वाली है, राइट। हाउ दिस पर्टिकुलर प्लेयर इज गोइंग टू ग्रो। एंड आप समझ सकते हैं जब टेक कंपनीज होती है ना, इनके पास ये स्केलेबिलिटी बहुत ज्यादा मल्टीपल टाइम्स तक जा सकती है। तो ये चीज की लिमिट नहीं है कोई कि ये कंपनी कल कहां तक रेवेन्यू लाएगी या कहां तक प्रॉफिट लाएगी, ये कितना भी स्केल कर सकती है, राइट। सो द मार्केट पोटेंशियल वाज ह्यूज एंड व्हेन आई से कितना भी, ऑफ कोर्स विद इन द टेम, ओके, कि उसी में से वो अपना मार्केट शेयर कैप्चर कर रही है। एंड टेम स्टैंड्स फॉर टोटल एड्रेसेबल मार्केट, आप गूगल कर लेना आपको मिल जाएगा, ओके। एंड देन लेट्स टॉक अबाउट नेटवर्क इफेक्ट्स। अब इसकी ग्रोथ कैसे आएगी? देखिए शुरू शुरू में कंपनी को बहुत ज्यादा कैश बर्न करना पड़ता है, ओके, यूजर्स को एक्वायर करने के लिए। पर जैसे इसमें यूजर्स बढ़ेंगे, जैसे इस कंपनी में यूजर्स बढ़ेंगे, फिर क्या होगा? और रेस्टोरेंट्स आएंगे, वो देखेंगे कि अरे यार इसके पास तो लाखों लोग बैठे हैं एट अ पॉइंट ऑर्डर करने के लिए, तो हमको इस पे जाना चाहिए। अब रेस्टोरेंट्स इस पे बढ़ेंगे तो उससे क्या होगा? यूजर्स का यूजर एक्सपीरियंस अच्छा होगा। अरे यार वहां तो तुम जाओ, तुमको जो चाहिए वो मिलता है, राइट। हमारे वो नुक्कड़ वाला रेस्टोरेंट भी वहां लिस्टेड है, कौन जाएगा बाहर अभी बारिश में और लेकर के आएगा, इसी से कर दो, राइट। तो लोगों का यूजर एक्सपीरियंस बढ़ा, एंड यूजर एक्सपीरियंस अच्छा हुआ तो लोगों ने फिर अपने आप ही और यूजर्स बढ़ा दिए, राइट। तो ये सारी चीजें, ये हो गया नेटवर्क इफेक्ट, कि एक बार चीज बढ़नी शुरू हो गई, एक बार वो स्नोबॉल बनना शुरू हो गया, फिर तो वो अपने आप बड़ा होते चला जाएगा, राइट। सो दैट वाज द स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ने बहुत मेहनत से इन्वेस्टर्स को दिखाने की कोशिश की, एंड वो उसमें सक्सेसफुल भी रहे। देन द सेकेंड थिंग वाज इनोवेटिव प्राइसिंग। दे लेफ्ट वैल्यू ऑन द टेबल फॉर स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग गेन्स। ये जानबूझकर किया गया बिकॉज हमको क्या करना था, जो प्राइसिंग है अगर वो बहुत ही ज्यादा प्रीमियम पे रख देते तो लोग कॉन्फिडेंटली इसमें इन्वेस्ट नहीं करते, राइट। सो द बैंकर्स left intentionally value on the table and that was fine enough, okay, वो रखना जरूरी था because ये one of the first cases था। and benchmark creation established valuation benchmark for Indian tech companies, यानी कि Zomato ने एक टेम्पलेट्स, ये एक फंड रेजिंग इवेंट नहीं था, ओके। Zomato सिर्फ एक फंड रेजिंग कर रहा है और वो इवेंट है और क्लोज हो गया खत्म, वो चीज नहीं थी। दिस पर्टिकुलर कंपनीज आईपीओ सेट अ टेम्पलेट फॉर ऑल द न्यू एज कंपनीज। ये जितनी भी न्यू एज कंपनीज आज आप देख रहे हो मार्केट में जो लिस्ट होने के लिए आ रही हैं, ये सब कंपनीज का बिल्कुल एक टेम्पलेट सेट हुआ, आईपीओ का टेम्पलेट सेट हो गया कि यार इन कंपनीज का आईपीओ कैसे करवाना है, वो टेम्पलेट यहां पे सेट हो गया। एंड उसके बाद ही ये सारी कंपनीज बिल्कुल लाइन से आकर के मार्केट से पैसा उठा रही हैं एंड सक्सेसफुली उठा रही हैं, राइट। सो दैट इज वाई दिस पर्टिकुलर deal, this particular IPO transaction has, holds a significant importance for investment bankers. So, well, I shared some insights out of this. इसमें और बहुत सारी बातें की जा सकती है, right? We can keep on talking about the numbers. हम फाइनेंशियल्स में घुस सकते हैं और हम कंपनी की वैल्यूएशन मेथोडोलॉजी में भी और बहुत ज़्यादा एंटर कर सकते हैं, या प्रोसेस को भी हम बहुत ज़्यादा इलेबरेट कर सकते हैं। बट आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड bits and pieces of all of them in the case study, right? Not in the case study, in the IB series.
ओके, सो IB सीरीज को आप अगर जाकर के पूरा देखेंगे तो मैंने इक्विटी कैपिटल मार्केट्स में कैसे पैसा रेज किया जाता है वो सारी चीज़ें मैंने अलग से वहाँ पर ऑलरेडी समझा रखी, राइट। तो मैं इसीलिए इस केस स्टडी को और बहुत ज़्यादा इलोंगेट नहीं कर रहा हूँ। जो कुछ नुएंसेस मुझे आपके साथ शेयर करने थे वो मैंने यहाँ पर किए। आई बिलीव आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिला होगा। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको यहाँ से लर्निंग्स मिल रही है सो डू लेट अस नो। इससे हमको क्या है, वैसे आई नेवर से दैट लाइक और सब्सक्राइब समथिंग लाइक, आई डोंट से दिस बिकॉज आई एम नॉट अ यूट्यूबर, ओके, वो मेरा काम नहीं है। बट द थिंग इज, जब आप इंटरेक्ट करते हो किसी लर्निंग से, किसी लेक्चर से, तो वहां से हमें ये समझ में आता है कि यहां से आपको वैल्यू मिली है एंड दिस इज द काइंड ऑफ थिंग वी नीड टू कीप ऑन कंटिन्यूइंग। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।